हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर्षित सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर अक्सर जो है कन्फ्यूजन रहती है कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि उनके जो है हिंदी में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो स्टूडेंट क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। तो अक्सर ये होता है कि बुक में बहुत ज़्यादा दिया रहता है, स्टूडेंट बुक देखता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा दिया है, क्या पढ़ें, क्या आना है, क्या नहीं आना है। तो यही सब जो है आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है कई पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कुछ बहुविकल्पी होते हैं, कुछ जो है गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, कुछ जो है पद्यांश से आते हैं और कुछ संस्कृत पार्ट से पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है हर एक पार्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स के बनते हैं, ये सब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले देख रहे होंगे आप लोग, पहले क्या लिखा है, ये क्लास 10th हिंदी खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका मतलब जो आप लोग का जो पहला खंड आता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो है 20 नंबर के पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात यह है कि किस पार्ट से कितने पूछे जाते हैं, ये जो है अब आप लोग जो है समझते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे देखिए, यहाँ पे जो है पहला है, यहाँ पहला हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए इसमें लिखा गया है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में कहाँ से पूछा जाएगा, खासकर जो शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग जो है वहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5x1 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, मतलब गद्यांश से रिलेटेड है ये। इसमें जो गद्यांश चैप्टर शुरू होने से पहले जो दिए रहते हैं 4, 6, 8 पेज, तो उसमें से जो है आप लोग शुक्ल युग देखेंगे और शुक्लोत्तर युग देखेंगे। तो उसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आपके 5 नंबर फिक्स रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब दूसरा आता है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ इसमें जो है कहाँ से पूछा जाएगा, जो रीत काल युग है और जो आधुनिक काल है वहाँ से इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो है 5 नंबर के ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बहुविकल्पीय में आएंगे, आप लोग को जो है केवल टिक करना या हो सकता है 1 लाइनर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग का हिंदी जो पद्य है उसमें जो है तैयार करना है शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, तथा जो हिंदी जो पद्यांश का जो रिलेटेड है वहाँ पे जो है रीत काल तथा आधुनिक काल केवल जो है तैयार करना है। तो आप लोग के ये 10 नंबर फिक्स रहेंगे। अब उसके बाद जो है चलते हैं, जो थर्ड है हमारा, इसमें जो है ये देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व दिख रहा होगा। इसमें जो है 3 चीज आता है, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार। तो यहाँ पे जो है मार्क्स भी देख रहे होंगे कितने मार्क्स की क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1-1 नंबर का आता है। जैसे मान लो कोई भी उदाहरण दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा जो है रस है या कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक जो है टॉपिक से। तो यहाँ पे जो है काव्य सौंदर्य के तत्व में पहला क्या, रस। रस में कौन से रस हो सकते हैं, पहला हो सकता है हास्य रस या करुण रस। आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है, तो आप लोग हास्य रस, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। तो हास्य रस और करुण रस की जो परिभाषा है और जो है उदाहरण है, तो आप लोग जो है हर एक, मतलब हास्य रस और करुण रस दोनों का परिभाषा और दोनों के कम से कम 2-2 उदाहरण जो है तैयार कर लेने हैं। उसके बाद है खा पार्ट है इसमें अलंकार। अलंकार में जो है अर्थालंकार केवल सिलेबस में आप लोग का, इसमें जो है उपमा है, रूपक है एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है लक्षण एवं उदाहरण। ब्रैकेट में लिखा हुआ है लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये जो है अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों के लक्षण और तीनों के जो है उदाहरण तैयार करके जाने हैं। ये आप लोग को पर्सनल अलग से भी लिखने के लिए आता है। उसके बाद है
छंद, छंद में जो है क्या देता है, सोरठा रोला। ठीक है, तो आप लोग को सोरठा एवं रोला के लक्षण और उसके उदाहरण भी जो है याद करके जाने हैं। अब उसके बाद जो है जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें ये आता है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। ये क्या आता है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है। हिंदी व्याकरण में से जो है 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शब्द रचना के तत्व, जैसे उपसर्ग, उपसर्ग में आ है, अन है, आदि है, अप है, अनु है, उप है, सह है, निर है, अभि है, परि है, सु है, इत्यादि है। तो ये जो है उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मान लो आ दिया गया तो आपको ऐसे वर्ड लिखने होंगे जिसकी स्टार्टिंग जो है आ से होती है। ठीक है, प्रत्यय, यहाँ पे दूसरा है प्रत्यय जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो होता है, यहाँ पे दूसरा देख रहे होंगे प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय देख रहे होंगे, तो प्रत्यय में क्या है, आई है, त्वा है, ता है, पन है, वाह है, हट है, वट है। जैसे मान लो ता, ता आ गया, तो यहाँ से जो है आप लोग को ऐसे वर्ड लिखने होंगे जिसके लास्ट में ता की जो है वो साउंड आता हो। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने संस्कृत व्याकरण की तरफ। तो संस्कृत व्याकरण में जो है अब देखते हैं क्या क्या आता है। संस्कृत व्याकरण में संधि है, संधि में आप लोग का जो है केवल यण है, यण संधि है। ठीक है, इसका परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप लोग को जो है तैयार कर लेने हैं। उसके बाद शब्द रूप में, शब्द रूप में कौन कौन से शब्द रूप तैयार करने हैं, फल है, मति है, मधु है एवं नदी, ये सभी विभक्तियों एवं रूपों में। तो ये जो है शब्द रूप में इतने आपको केवल तैयार करने हैं। उसके बाद धातु रूप में पट है, हंस है, लट है, लोट। ठीक है, मेन रूप से 2 धातु रूप है, पट है और हंस है। इसमें जो है लट, लोट, विदलिंग और लिट लकार जो है आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है 20 नंबर का ये हो गया आप लोग का जो ये पार्ट है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। ये 20 नंबर के आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय से, 5 नंबर हिंदी पद्य के संक्षिप्त परिचय से, और जो है एक एक नंबर रस से पूछे जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन अलंकार से आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है छंद से आएगा। ये बहुविकल्पीय में है। उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद संस्कृत व्याकरण से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग के टोटल 20 मार्क्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से अच्छे से तैयारी करना जुट जाते हैं तो एग्जाम तक आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोग को केवल उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आना है। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा याद, अगर बहुत ज़्यादा टाइम एक ही सब्जेक्ट पे देंगे तो फिर अगला सब्जेक्ट जो है छूटने लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके खंड भाग की तरफ। अब ये जो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 50 नंबर के आते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें पहला जो आता है गद्य हेतु निर्धारित, ये जो है इसमें देख रहे हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें जो है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, तो आपके 6 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद है दूसरा है पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, दूसरा है पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 6 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। तीसरा है संस्कृत गद्यांश का, तीसरा जो है इसमें आता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो है इसको अच्छे से गेन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है जो देखो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है इसको तैयार कर लें। मतलब जितने भी चैप्टर हैं संस्कृत के आप लोग का उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें और संदर्भ पता होना चाहिए। संदर्भ का मतलब ये है जैसे उसमें कोई पैराग्राफ दे दिया गया तो उसमें ये लिखना होता है कि ये किस चैप्टर से जो है लिया गया है। ठीक है, इसके अगर राइटर है तो राइटर कौन है। ठीक है, तो ये सब संदर्भ में आप लोग को लिखना होता है। और जो है अनुवाद भी करना होता है। जैसे 2 नंबर इसके संदर्भ के हैं, 3 नंबर जो है इसका अनुवाद करना होगा। तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ आता है, उसको आप लोग को जो है लिखना होता है। ठीक है, तो इसको 5 नंबर बहुत आसानी से आप लोग गेन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा जो आता है संस्कृत
पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। जो आप लोग के जो भी जो है सुभाषतान वगैरह या फिर जो भी श्लोक वगैरह दिए रहते हैं, तो उसमें से जो है जैसे 2-3 चैप्टर श्लोक होते हैं और बाकी जो है गद्यांश से रिलेटेड होता है, तो उसमें जो है किसी पद्यांश पाठ से जो है, पद्यांश में संस्कृत पद्यांश से जो है एक पैराग्राफ आ जाएगा या कोई भी श्लोक आ जाएगा, उसका आप लोग का संदर्भ सहित जो है अनुवाद करना होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, निर्धारित खंड। अगला है 5वां, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न। ये 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का आता है, जैसे इसमें किसी भी चरित्र का जो है दे दिया गया कहानी लिखने को, ठीक है। चरित्र चित्रण मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। उस व्यक्ति में कोई महान व्यक्ति का नाम देगा, उस पर जो है आप लोग को लिखना होता है। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 2 पार्ट हैं, ठीक है। 2 पार्ट में क्या है, 6 के काम में पूछा है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का नाम, जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचना का नाम। तो जीवन परिचय आप लोग जो है स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर याद कर लीजिएगा, तो कोई ना कोई उसमें से पूछ ही लेता है, ठीक है। तो जीवन परिचय आप लोग का जो है, इसी तरह से गद्य में 2 जीवन परिचय और जो है पद्य पाठ से भी जो है 2 जीवन परिचय। जीवन परिचय में मेन रूप से जो जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय याद कर रहे हैं, उनका जो है जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, जन्म सन, मृत्यु सन, उनकी प्रमुख जो है शिक्षा कैसी रही, उनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये जो है ये सब जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी लेखक का जो है जो जीवन परिचय लिखने में। तो इसी तरह से पद्यांश पाठ से जो आता है उसमें भी यही करना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो सातवां क्वेश्चन जो आता है, ये जो होता है, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आप लोग को 2-3 श्लोक याद कर लेने हैं, ठीक है। संस्कृत के छोटे छोटे कोई भी 2 श्लोक जो है 2-3 श्लोक याद कर लेने हैं। तो जिससे ये होता है, क्योंकि इसमें लिखा गया है स्पष्ट कि संस्कृत खंड से पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा श्लोक लिखना होगा जो उस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। तो इसलिए आप लोग कम से कम 2 तो याद ही कर लेने हैं, 2-3 याद ही कर लेने हैं। जैसे मान लो आप एक ही याद करके जाएंगे, पता चला वो क्वेश्चन में आ गया, तो आप लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है कम से कम 2 से 3 श्लोक आप लोग याद करके जाएंगे, तो आपके 2 नंबर एकदम फिक्स रहेंगे। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर। इसको देख रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेंगे, तो 2 क्वेश्चन केवल आता है जिसका आपको संस्कृत में ही जो है आंसर करना होता है। तो यहाँ से आप लोग जो है 4 नंबर बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है निबंध रचना। निबंध में जो है ये 9 नंबर का होता है निबंध। निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और निबंध में बच्चे क्या करते हैं, निबंध जैसे किसी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर आ गया, तो बच्चे उसमें कुछ भी लिख डालते हैं। तो आप लोग को पॉइंट वाइज उसमें से पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज लिखना है। जैसे प्रस्तावना, ठीक है, उसके बाद उसकी जो है भूमिका क्या क्या, उसकी मतलब हेडिंग जो भी मेन उसके जो हेडिंग होंगे, तो उस तरह से हेडिंग वाइज आप लोग करके लिखेंगे, तो इससे जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से जो है इसमें क्या है, किस किस टॉपिक पर आ सकता है, जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। तो ये कुछ विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर ही जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा निबंध। तो जो है अभी समय है, तो आप लोग केवल इसको एक बार अगर याद कर लेंगे, हेडिंग से याद कर लेंगे, तो उसके अंदर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। तो जिससे 9 नंबर जो है, अगर 9 नंबर है, आप अगर बहुत अच्छा लिखेंगे तो 7-8 नंबर इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये 9 नंबर का है, ठीक है। तो इस पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा रीडिंग स्किल अपनी बढ़ाएंगे, तो इसको आसानी से गेन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है इधर आंतरिक मूल्यांकन में है। आंतरिक मूल्यांकन में जो है 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का होता है। अगर आप लोग का क्लास में डिसिप्लिन अच्छा है, तो ये 30 नंबर टीचर जो है आप लोग को आसानी से दे सकता है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि गद्य और पद्य में
कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पे देख रहे हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु में क्या क्या दिया गया है। गद्य में क्या क्या, केवल आपको मित्रता चैप्टर पढ़ना है, जिसके जो राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर ममता, जिसके जो है जयशंकर प्रसाद हैं। फिर भारतीय संस्कृति, जिसके जो है लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर अजंता आ गया, अजंता जो है जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। तो ये केवल जो है 4 ही चैप्टर आप लोग के जो है गद्यांश में पढ़ने हैं, आप लोग उसको टिक कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। किसी जीवन परिचय भी आएगा तो इन्हीं चारों में से किसी एक का आ जाएगा, तो स्टार्टिंग के 2 याद कर लीजिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है। अक्सर रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं सबका क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो 4 ही चैप्टर हैं, तो 4 में से 2 जीवन बचे आप लोग याद कर लेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा उसमें से, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हमारा जो पद्यांश है इसमें। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो है काव्य हेतु में कौन कौन सा सिलेबस डिसाइड किया। सूरदास, इनका जो पद है उसको याद करना है, ठीक है। तुलसीदास हैं, इनका धनुष भंग वन पथ पर जो इन्होंने लिखा है उसको याद करना है। रसखान है आप लोग के सिलेबस में, बिहारी लाल, रमेश राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा गुवानी चौहान, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पांडे। केवल जो है इतने ही चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ने हैं, ये सब भी है, ठीक है। तो ये जो है इतने चैप्टर आप लोग को तैयार करने हैं केवल हिंदी पद्य में, ठीक है। अब उसके बाद जो है संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। संस्कृत में देख रहे होंगे कि इसमें वाराणसी है, देशभक्त चंद्रशेखर है, भारतीय संस्कृति है, बीरा बीरण पूजते हैं। उसके बाद जो है आरुण श्वेत केतु संवाद है, जीवन सूत्राणी, प्रबद्धो ग्रामीणा, ठीक है। ये जो है इतने चैप्टर, कुछ चैप्टर है संस्कृत में जो आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पे जो है देख रहे होंगे कि कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मुक्ति दूत है, तो मुक्ति दूत जो है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। तो इस जो है इसमें मुक्ति दूत के ऊपर आप लोग को जो है लिखना होगा निबंध की तरह, ठीक है। ऐसे मुक्ति दूत आए, फिर है जवाहर है, ठीक है। इसमें जो है इतने ज़िले आएंगे, ठीक है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ठीक है। उसके बाद जो है अग्र पूजा जो है प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा में आता है, ठीक है। मेवाड़ मुकुट जो है बुलंदशहर, इन सब में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जय सुभाष में देखोगे तो ये लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है। मातृभूमि के लिए, ठीक है, मातृभूमि के लिए जो है ये पूछा जाता है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहगंज, लखीमपुर, खीरी, ठीक है, खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। उसके बाद कर्ण, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं तो वहाँ से जो है तो आप केवल वही पार्टिकुलर एक ही टॉपिक आप लोग को तैयार करने हैं। जैसे मान लो अगर आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर के रहने वाले हैं तो आपको केवल मुक्ति दूत तैयार करके जाना है, ठीक है। इसे 3 या 4 नंबर के प्रश्न फिक्स हैं आते हैं। देखो हिंदी में कुछ क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स होते हैं, तो आप लोग जो क्वेश्चन फिक्स है उसको तो एकदम अच्छे से तैयार करके ही जाइए, जिससे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ठीक है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।